नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिहारी समाचार के इस वीडियो में। दोस्तों, आज बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। तो दोस्तों, इसी बीच आपके लिए पहली खबर है। बिहार में किसने कहा कि अगर बिहार में कोई भी क्राइम होगा तो सबसे पहले प्रभारी अफसर और जवानों पर होगी कार्रवाई। आखिर ऐसा क्यों कहा गया है और किसने कहा, इसका पूरा जानकारी हम आपको देंगे। और दोस्तों, आज हम आपको बिहार का वेदर रिपोर्ट भी यानी कि मौसम का जानकारी भी देंगे कि बिहार में आने वाले 24 घंटे में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा। और ये भी जानेंगे कि ठंड बढ़ेगा या फिर बिहार में ठंड घटेगा, इसका पूरा जानकारी देंगे। दोस्तों, अगला जानकारी हमारे किसान भाइयों के लिए है कि बिहार में धान खरीद के लिए कितने एजेंसियों का चयन किया गया है, और आज हम आपको इसका पूरा जानकारी देंगे। और कब तक, अब तक कितने किसान ने धान के लिए निबंधन कराया, ये भी जानकारी हम आपको देंगे। और अगला बड़ा जानकारी निकल कर आ रहा है कि सीएम नीतीश ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आला अधिकारियों संघ की अहम बैठक में क्या कहा और ये बैठक क्यों किया गया, इसका पूरा जानकारी हम आपको देंगे। बिहार समेत 4 राज्यों में क्यों छापेमारी हो रही है, वो भी सीबीआई ने क्यों छापेमारी की और कितने पैसे हुए जब्त, आइए इस वीडियो में जानते हैं। सीबीआई छापेमारी का पूरा जानकारी हम आपको बताएंगे। और बिहार में कहां पर बहुत बड़ा सड़क हादसा हुआ और कितने लोग घायल हुए, इसका पूरा जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। और भारत के किस राज्य में लव जिहाद पर पहला एफआईआर हुआ, किस जिले में हुआ, इसका भी पूरा जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। और दोस्तों, बिहार के किस जिले में वीडियो को अपने ही ऑफिस में बंधक बनाकर यानी बनकर रहना पड़ा और क्यों रहना पड़ा, इसका भी डिटेल और पूरा जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। और भोपाल में क्यों हुआ आपात बैठक, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या दिया अधिकारियों को आदेश और क्यों दिया, इसका पूरा जानकारी हम आपको देंगे। क्या सोना हो गया सस्ता, जानेंगे कि कितना सस्ता हुआ सोना और आज कितना है आज का रेट, पूरी जानकारी के साथ आपको हम बताएंगे। और साल का अंतिम चंद्र ग्रहण कब है और इसे किससे और इस चंद्र ग्रहण से किसको होने वाली है दिक्कत और किसको रहना होगा संभल कर, जानेंगे इस जानकारी को पूरी विस्तार के साथ। दोस्तों, तो आइए जानते हैं अब एक एक खबर को और जानकारी विस्तार से। बिहार में क्राइम को लेकर पुलिस अफसरों और जवानों पर सख्ती की गई है। किसी भी इलाके में क्राइम होने पर सीधे थानेदार के ऊपर कार्रवाई हो जा रही थी, लेकिन अब सीधे तौर पर ऐसा नहीं होगा। जिस इलाके में अब क्राइम होगी उसके प्रभारी और उसके साथ रहने वाले जवान दोषी होंगे। कार्रवाई सबसे पहले इन पर होगी। दरअसल बिहार की पुलिसिंग में और इनके कामकाज के तरीकों में बदलाव किया गया है। दिल्ली के तर्ज पर बूट पुलिसिंग की व्यवस्था की गई है। इसमें डीजीपी एसके सिंघल की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश को लेकर आईजी मुख्यालय नैयर हसनैन खान ने भी सभी रेंज के आईजी, डीआईजी, एसपी और एएसपी सहित एक को लेटर 27 नवंबर को ही भेज दिया था। अपने आदेश में डीजीपी ने सभी जिलों में थाना स्तर पर तत्काल प्रभाव से पेट्रोलिंग की व्यवस्था लागू करने को कहा है। साथ ही जिला पुलिस के कप्तान को भी समय समय पर फुट पेट्रोलिंग की व्यवस्था का रिव्यू करने का निर्देश दिया है। सिपाही और हवलदारों के लिए खास निर्देश क्या दिया गया है, हम आपको इसका पूरा जानकारी देंगे। अपने आदेश में पुलिस मुख्यालय ने सिपाहियों और हवलदारों के लिए खास निर्देश दिया है। ग्राउंड स्तर पर पुलिसिंग को मजबूत करने के लिए अब इनका पूरा उपयोग होगा। ब्रास संख्या के साथ सिपाहियों और हवलदारों को पुलिसिंग में लगाया जाएगा। बड़ी बात यह है, वैसे सिपाही जिनकी नौकरी अभी 10 साल से कम है, इन सभी को ऑफिस और स्टैटिक ड्यूटी से हटाने का आदेश दिया गया है। ऐसे सिपाहियों को हथियार के साथ फील्ड ड्यूटी लेने को कहा गया है। क्या सीएपीएफ की तरह काम करेगा क्यूआरटी? एक बड़ा बदलाव, बिहार पुलिस की क्विक रिस्पांस टीम यानी कि क्यूआरटी को लेकर, क्राइम कंट्रोल को लेकर डीजीपी ने अपनी मंशा साफ कर दी है। वो चाहते हैं क्यूआरटी में शामिल पुलिस अफसर और जवान ठीक वैसे ही दिखें, वो काम करें जैसे पैरामिलिट्री फोर्स यानी कि सीएपीएफ करती है। कुख्यात अपराधियों को पकड़ने और लॉ एंड ऑर्डर को संभालने में क्यूआरटी का इस्तेमाल करने को कहा गया है। हर हाल में
को नौकरी से बर्खास्त करने को कहा गया है और क्यों कहा गया है, हम आपको इसका पूरा जानकारी देंगे। पुलिस की नौकरी करते हुए गलत काम करने वाले कई अफसर और जवान पकड़े गए थे। ऐसे लोगों के खिलाफ विभागीय जांच हुई, लेकिन इन्हें बर्खास्त करने की प्रक्रिया अभी पेंडिंग है, जिसे डीजीपी ने जल्द पूरा करने का आदेश दिया है। जिसके खिलाफ ठोस सबूत हैं, वैसे लोगों को जल्द से जल्द बर्खास्त करने को कहा गया है। इसके अलावा अपराधियों को जमीन, बालू और शराब माफियाओं के साथ साठगांठ रखने वाले पुलिस अफसर व जवानों के कंप्लेन मिलने पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है। बिहार में दिन में खिलेगी धूप, सूरज ढलते ही बढ़ेगी कनकनी। आखिर ऐसा क्यों होगा, आइए इसका पूरा जानकारी जानते हैं। बिहार के मौसम में पिछले 24 घंटे में तेजी से बदलाव देखा गया है। दिन के तापमान में जहां 7 डिग्री पारे में बढ़ोतरी हुई, वहीं रात का पारा 4 डिग्री नीचे आ गया है। मौसमविदों का कहना है कि चक्रवाती हवा का प्रभाव खत्म होते ही बादल छट गए और मौसम साफ हुआ, जिसकी वजह से अच्छी धूप खिली और अधिकतम तापमान में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं न्यूनतम तापमान तेजी से नीचे लुढ़का और 24 घंटे में 4 डिग्री नीचे आया। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले 24 घंटे में भी ऐसी स्थिति बनी रहेगी। अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री ऊपर चढ़ेगा और न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री नीचे लुढ़केगा। उधर सूबे में उत्तरी पश्चिम दिशा से ठंडी हवाओं का प्रवेश जारी है, जिससे कनकनी बढ़ने के आसार हैं। पिछले 24 घंटे में 4 प्रमुख शहरों का पारा इस प्रकार से रहेगा। शहर का अधिकतम और न्यूनतम तापमान जैसे कि पटना 28.2 से 11.2 डिग्री तक रहेगा और गया का बात करें तो 27.2 डिग्री से 9.7 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा और भागलपुर का बात करें तो 7.4 डिग्री से 14.1 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा और बात करें पूर्णिया का तो 25.4 डिग्री से 14.6 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। दोस्तों, बिहार में धान खरीद के लिए 4000 एजेंसियों का चयन किया गया है। अब तक 72,000 किसानों ने निबंधन कराया। बिहार में धान खरीद सहकारिता विभाग ने प्रक्रिया पूरी कर ली है। धान खरीद के लिए जहां 4000 एजेंसियों का चयन किया गया है, वहीं बेचने के लिए अब तक 72,000 किसानों ने निबंधन कराया है। इसके साथ ही 4 जिलों में किसानों से खरीद शुरू भी हो गई है। सरकार ने पैक्सों को पैसे दे दिया और किसानों का निबंधन भी तेजी से होने लगा। राज्य सरकार ने 30 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य किया है। इतनी खरीद होती है तो लगभग 5500 करोड़ रुपए किसानों को बतौर कीमत मिलेंगे। सरकार ने इसका 40% पैसा मंजूर कर दिया, लेकिन पैक्सों को अभी लगभग 1120 करोड़ यानी कि 20% का ही कैश क्रेडिट लिमिट दिया गया है। पूरे पैसे का लिमिट इसलिए अभी नहीं दिया गया है कि पैक्सों को सूद अधिक नहीं देना पड़े। जैसे जैसे वो खर्च करेंगे, लिमिट बढ़ती जाएगी। सहकारिता विभाग में धान बेचने के लिए अब तक 72,000 किसानों ने निबंधन कराया है। धान की कटनी के साथ ही किसानों के निबंधन की गति भी तेज हो गई। गत वर्ष इस समय तक मात्र 20,226 किसानों ने ही निबंधन कराया था। हालांकि इस वर्ष विभाग ने निबंधन की प्रक्रिया भी पहले शुरू कर दी थी और इसका लाभ किसानों को मिला है। धान खरीद के लिए हर जिले में पैक्सों का चयन किया गया है और सभी जिलों में लगभग 4000 समितियों का चयन हो चुका है। इन समितियों में लगभग 2500 की मैपिंग भी पोर्टल कर दी गई है। जिन समितियों की मैपिंग हो गई है वह धान खरीदने के लिए स्वतंत्र भी हो गई है। सीएम नीतीश ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आला अधिकारियों के संग की अहम बैठक। कहा, अपराधियों में कानून का भय पैदा करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य पुलिस मुख्यालय के आला अधिकारियों समेत जिला के एसपी से 2 टूक कहा कि हर हाल में अपराध पर काबू रखें और कानून व्यवस्था बनाए रखें। वह शनिवार को राज्य में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि अपराधियों में कानून का भय पैदा करें, सभी थाना क्षेत्रों में रात्रि गश्ती बढ़ाएं और वरीय अधिकारी स्वयं भी गश्ती पर निकलें। उन्होंने हिदायत दी कि किसी भी स्तर पर किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी प्रमुख शहरों में सीसीटीवी स्थापना एवं कॉल सेंटरों का विधि सुनिश्चित करें। और भी हम आपको डिटेल बताएंगे कि सेंटर हेल्पलाइन की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सभी जोन में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला क्रियान्वयन सुचारू रूप से हो। यह भी कहा कि साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए भी सभी जरूरी कदम उठाएं। मुख्यमंत्री के प्रमुख निर्देश क्या क्या थे, आइए आज जानते हैं।
किसी भी स्तर पर लापरवाही में तत्काल कार्रवाई हो। दूसरा, अपराधियों में कानून का भय पैदा करें और सभी थाना क्षेत्रों में रात्रि गश्ती और बढ़ाएं। खुफिया तंत्र को सुदृढ़ करें ताकि सही सूचना और तेजी से मिल सके। प्रमुख शहरों में सीसीटीवी व कॉल सेंटर हेल्पलाइन नंबर की व्यवस्था सुनिश्चित करें। कोयले का अवैध कारोबार में बिहार समेत 4 राज्यों में सीबीआई की छापेमारी, 40 लाख से अधिक कैश जब्त। झारखंड स्थित 2 कोयला खदानों से कोयले के अवैध कारोबार मामले में सीबीआई ने बिहार सहित 4 राज्यों जैसे कि पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश में शनिवार की छापेमारी की। छापेमारी में ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ईसीएल के 2 जनरल मैनेजर, सीआईएसएफ के 3 सिक्योरिटी अधिकारी, रेलवे अफसर के साथ कुछ निजी लोगों के ठिकाने सहित कुल 45 स्थानों पर की गई छापेमारी को लेकर सीबीआई द्वारा 45 टीमों का गठन किया गया। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि 2 कोयला खदान कुनुस तोरिया और कजोरा से अवैध खनन मामले में शुक्रवार को ही पश्चिम बंगाल में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यह प्राथमिकी कोलकाता स्थित एंटी करप्शन ब्रांच यानी कि एसीबी में दर्ज की गई है। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल के आसनसोल का अनूप मांझी उर्फ लाला कोयले के अवैध कारोबार का मास्टरमाइंड है। सीबीआई के मुताबिक 45 स्थानों पर छापेमारी देर रात तक जारी रही। इस दौरान विभिन्न स्थानों से 40 लाख रुपए से अधिक की नगद और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बड़े बड़े पैमानों पर दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक लेन देन से जुड़े साक्ष्य भी जब्त किए गए, जो जांच की दृष्टि से बेहद अहम है। पटना गया रोड पर बड़ा हादसा, बस और ऑटो की टक्कर में 3 लोगों की जान चली गई और 4 लोग घायल हुए। बिहार के पटना गया मुख्य सड़क मार्ग पर हादसे में जहां 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा बेलदारिक चौक चौराहे पर हुआ, जहां बस और ऑटो की आमने सामने की टक्कर में 3 लोगों के घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया, वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद नाराज ग्रामीणों ने पटना और गया मुख्य सड़क पर मार्गों को जाम करके उनका आक्रोश दिखाया। हादसे के शिकार सभी लोग शेखपुरा कंसारी के थे और सभी भीड़ मुड़ना कराने जा रहे थे। यूपी में लव जिहाद पर पहली एफआईआर, बरेली में केस दर्ज हुआ। लड़की को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप। उत्तर प्रदेश के बरेली के देव रनिया इलाके में एक छात्रा पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा है। उसके परिवार को भी धमकी दी जा रही है। आरोपी ने छात्रा को कई तरह का लालच दिया। देवरनिया पुलिस ने उत्तर प्रदेश के विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन परिषद अधिनियम 3/5 की धारा में मुकदमा दर्ज कर आरोपी उवैस को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार देवरनिया के गांव शरीफ नगर निवासी व्यक्ति ने बताया कि गांव में रहने वाली एक रफीक अहमद के बेटे उवैस अहमद ने पढ़ाई के दौरान उसकी बेटी से जान पहचान बना ली। पीड़ित ने बताया कि वह अब उनकी बेटी को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा है, जबरन धर्म परिवर्तन कराना चाहता है। पीड़ित के मुताबिक उसने और परिवार के सदस्यों ने ऐसा करने से मना कर दिया, लेकिन आरोपी मानने के लिए राजी नहीं हो रहा है, लगातार दबाव बना रहा है। आरोप है कि जबरन धर्म परिवर्तन का विरोध करने पर आरोपी उवैस अहमद ने जान से मारने की धमकी देते हुए गाली गलौज की। लव जिहाद पर कानून बनने के बाद देवरनिया थाने में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन परिषद अधिनियम 3/5 की धारा का पहला मुकदमा दर्ज हुआ। छपरा में गजब का ड्रामा, वीडियो को अपने ही ऑफिस में 9 घंटे बंधक रहना पड़ा क्योंकि प्रखंड प्रमुख के ऑफिस के उद्घाटन में नहीं जा सकी थी। छपरा जिले के ईश्वरपुर प्रखंड की वीडियो को अपने ही कार्यालय में करीब 9 घंटे तक बंधक रहना पड़ा। उन्हें बंधक बनाने वाले भी कोई अपराधी नहीं थे, बल्कि पंचायत समिति के सदस्य थे। वजह बस यही थी कि वीडियो नीलिमा सहाय प्रखंड प्रमुख के कार्यालय के उद्घाटन में नहीं पहुंची थी। इसी के बाद ही पंचायत समिति सदस्य उग्र हो गए और वीडियो को बंधक बना लिया। आला अधिकारियों के हस्तक्षेप पर रात 8:30 बजे के बाद ही कार्यालय से बाहर निकलने दिया। इस दौरान दोनों ओर से खूब आरोप प्रत्यारोप लगे। पंचायत समिति सदस्यों ने तो वीडियो पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा कि विकास राशि का बंटर बाट करती है, निर्वाचन जनप्रतिनिधि की उपेक्षा करती है, उसके साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर गाली गलौज भी करती है। सदस्यों ने वीडियो के हस्तांतरण की मांग करते हुए जमकर भी हंगामा किया। इस मामले में वीडियो नीलिमा सहाय ने बताया
कि प्रमुख दबंगई कर रहे हैं, वे विभागीय कार्यों में व्यस्त थी। वैसे उन्हें प्रमुख के कार्यालयों के उद्घाटन के आमंत्रण संबंधी कोई सूचना नहीं मिली थी। भोपाल में आपात बैठक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अपराधियों को दफन करना है, इनके लिए दंड ही एकमात्र उपाय है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में एक आपात बैठक बुलाई। इसमें शिवराज ने सभी को स्पष्ट शब्दों में प्रदेश में गुंडे, बदमाशों और रसूखदारों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसमें डीजीपी से लेकर प्रमुख सचिव और भोपाल डीआईजी, नगर निगम कमिश्नर और कलेक्टर तक को तलब किया। शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश में गुंडे, बदमाशों और अपराधियों को दफन करना है, इनके लिए दंड ही एकमात्र उपाय है। इनके खिलाफ कार्रवाई चलती रहनी चाहिए। एक तो सीधे सुशासन का कार्य करना चाहिए, जहां संभावना हो कि गड़बड़ी हो वहां हम बिना लिए दिए समय पर कार्रवाई हो। एक उदाहरण बनना चाहिए। भोपाल प्रदेश की राजधानी है, इसे मॉडल बनाना है। प्रदेश में एक आदर्श बनना है। यहाँ मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी तक हैं। मध्य प्रदेश का मॉडल भोपाल कैसे बने, आप लोग बैठकर सभी चीजों पर नए सिरे से विचार करें। 10 से 15 दिन में एक रूपरेखा तैयार कर विकास के लिए प्लान तैयार करें। प्रशासन, सुशासन, सुविधाओं और विकास पर काम करना है। मेट्रो के कार्य में तेजी लाना है और धीमी गति से काम नहीं चलेगा। अगर कोई बाधा है तो उसे दूर करने के उपाय करें। अगर आपको कोई दिक्कत है तो तत्काल सीएमओ को सूचना दें, हम इसे दूर करेंगे। इससे पहले सीएम ने ईरानी डेरे के बाहर हुई कार्रवाई की जानकारी भी ली। उन्होंने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाने के लिए कहा। इसके अलावा कोरोना को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठक में अधिकारियों को अतिक्रमण और कोरोना से निपटने के लिए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक के बाद शिवराज सिंह शाहगंज के लिए रवाना हो गए। पीएम मोदी ने बताया कि नए कृषि कानून कैसे किसानों के लिए है बेहद फायदेमंद और क्यों है जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रेडियो कार्यक्रम मन की बात को संबोधित किया। दिल्ली की सीमा पर पंजाब और हरियाणा के हजारों किसान जुटे हैं। इसको लेकर मोदी ने कहा कि संसद में कृषि सुधारों को अमली जामा पहनाया गया है। इससे किसानों को अधिकार और अवश्य मिलेंगे। मोदी ने अपने इस मन की बात में हेरिटेज, लोकल के लिए वोकल, पक्षियों और भारतीय संस्कृति जैसे कई विषयों पर चर्चा की। भारत में खेती और उससे जुड़े चीजों के साथ नए आयाम जुड़े रहे। बीते दिनों हुए कृषि सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं। वर्षों से किसानों की जो मांग थी, जिन मांगों को पूरा करने के लिए किसी समय हर राजनीतिक दल ने उनसे जो वायदा किया था, वो मांगे पूरी हुई हैं। इन सुधारों से किसानों के बंधन खत्म हुए हैं और कृषि की पढ़ाई कर युवा अपने आसपास के किसानों को उनसे जुड़ी बातें समझाएं। इससे किसानों को फायदा होगा। कौन वैक्सीन सबसे अच्छा है? अब इसका इंतजार हो रहा है, क्योंकि कोरोना के बाद अब यही बात हर किसी की जुबान पर आने वाला है। दुनिया भर में टीके की रेस में सबसे आगे है फाइजर, मॉडर्ना और स्पुतनिक वी। जाने कब तक और किसके क्या रहे नतीजे। WHO को प्राप्त प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार रूस की स्पुतनिक वी, फाइजर और बायोटेक्निकल और मॉडर्ना द्वारा उत्पादित वैक्सीन ने 90% से अधिक प्रभावकारिता की सूचना दी है। ये अभी तक वैक्सीन दौड़ में सबसे आगे हैं। हालांकि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की अंतरिम विश्लेषण से औसत का प्रभावकारिता 70% पाई गई, मगर यह परीक्षण खुराक में गलत के कारण अभी संदेह के दायरे में है। जबकि अमेरिका की जॉनसन एंड जॉनसन, चीन के सिनोवैक और कैनसिनो जापान की नोवोवैक्स आदि कई वैक्सीन अभी दूसरे एवं तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षण से गुजर रहे हैं। अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर, जर्मन फार्मा कंपनी बायोटेक और mRNA आधारित वैक्सीन 95% प्रभावी साबित हुई है, लेकिन इसको -70 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान में संग्रहित करने की आवश्यकता होती है। इसकी 2020 के अंत तक 5 करोड़ डोज तैयार की जाएगी। अमेरिका दवा कंपनी मॉडर्ना mRNA आधारित वैक्सीन 94.5% असरदार साबित हुई। इसको सामान्य तौर पर 1 महीने के लिए 2 से 8 डिग्री से तापमान में संग्रहित किया जा सकता है। लंबी भंडारण अवधि के लिए और कम तापमान की आवश्यकता होती है। कंपनी को 2020 के अंत तक 5 करोड़
खुराक उत्पादन की उम्मीद है। क्या सोना हो गया है सस्ता? जानेंगे कि कितना सस्ता हुआ सोना और आज कितना है आज का रेट। इसकी पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे। कोरोना काल में तेजी का नया रिकॉर्ड बनाने वाले सोने की चमक नवंबर तक आते आते फीकी पड़ गई है। वही कोविड-19 के टीके की पॉजिटिव खबरों से चांदी की रंग भी उड़ गई है। अगस्त में अपने सर्वोच्च शिखर से सोना 7,425 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ। शुक्रवार को सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 48,829 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। 7 अगस्त की सुबह सोना 56,254 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। यह ऑल टाइम हाई रेट है। वही चांदी की बात करें तो इस दिन यह 76,008 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई थी और 27 नवंबर तक आते आते यह 60,069 रुपए प्रति किलो रह गई। इस दौरान चांदी 15,939 रुपए प्रति किलो सस्ती हुई है। क्या है देव दीपावली और इसका क्या है महत्व, जानेंगे इस वीडियो में। कार्तिक पूर्णिमा व देव दीपावली का पर्व कल देश भर में मनाया जाएगा। इसी के साथ ही कार्तिक मास स्नान भी कल से समाप्त हो जाएगा। एक मास के कार्तिक स्नान के आखिरी दिन पूर्णिमा को श्रद्धालु मंदिर में दीप दान करते हैं। इसी दीप दान को देव दीपावली के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही माता तुलसी वनस्पति के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुई थी। पुराणों में कार्तिक मास की महत्ता के साथ कार्तिक पूर्णिमा की महत्व को भी विस्तार वर्णन किया गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार कार्तिक पूर्णिमा 29 और 30 नवंबर 2020 यानी कि रविवार और सोमवार को है। 29 नवंबर को दोपहर 12:30 बजे से पूर्णिमा तिथि शुरू होगी और 30 नवंबर को दोपहर 2:25 तक रहेगी। पूर्णिमा का व्रत करने वालों के लिए रविवार को पूर्णिमा होगी, जबकि स्नान दान करने वालों को सोमवार को पूर्णिमा मनाएंगे। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मंदिरों में ही दीपदान करना व दीप दर्शन करना बहुत ही शुभ होता है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान के विष्णु के साथ गौरी महादेव का पूजन किया जाता है। साल की 12 पूर्णिमाओं में से कार्तिक, माघ और वैशाख पूर्णिमा को विशेष पुण्यदायी माना जाता है। साल का अंतिम चंद्र ग्रहण कब है, इससे किसको होने वाले हैं दिक्कत और किसको रहना होगा संभल कर, जानेंगे इस वीडियो में और इसका पूरा जानकारी हम आपको देंगे। साल 2020 यानी कि आखिरी चंद्र ग्रहण कल यानी कार्तिक पूर्णिमा को पड़ेगा। यह ग्रहण भारत समेत कई देशों में पड़ेगा। 30 नवंबर 2020 को पड़ने वाले चंद्र ग्रहण साल 2020 का आखिरी चंद्र ग्रहण होगा। जानकारों के अनुसार यह एक उपछाया ग्रहण होगा जिसे आंख से देखा नहीं जा सकेगा। भारत में इस ग्रहण का असर कुछ खास नहीं होगा। साल का आखिरी ग्रहण सूर्य ग्रहण होगा जो 14 दिसंबर 2020 को पड़ेगा। 30 नवंबर को पड़ने वाले चंद्र ग्रहण वृषभ राशि और रोहिणी नक्षत्र में पड़ेगा, जिससे इसका असर ज्योतिषीय विचार की दृष्टि से सभी राशि के व्यक्तियों के जीवन पर पड़ेगा। माना जाता है कि व्यक्ति के जीवन में जब चंद्रमा का असर हो तो विभिन्न परेशानियों से गुजर रहा होता है। हालांकि इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। चंद्रमा के बुरे प्रभाव से बचने के लिए अपनी मां की सेवा करें और उन्हें प्रसन्न रखने की कोशिश करें। देश में अब तक कितने हुए कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा और कितने लोग कोरोना से ठीक हो गए, आइए जानेंगे इसकी पूरी डिटेल और पूरा जानकारी के साथ। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा जो है 93 लाख और 39 हो गया है। इनमें 4,52,996 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 88,01,000 और 161 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण से जान गंवा देने वालों की संख्या 1,36,733 हो गई है। पिछले 24 घंटे के अंदर महाराष्ट्र और केरल ऐसे राज्य रहे जहां करीब 6,000, जबकि पश्चिम बंगाल और दिल्ली में 4,000 संक्रमित मिले। इससे पहले शनिवार को 11 राज्यों में रिकवरी से ज्यादा नए केस बढ़ने की बात सामने आई थी। मतलब इन राज्यों में एक बार फिर से एक्टिव केस बढ़ने लगे हैं। इन 4 राज्यों में से ऐसे भी हैं जहां कोरोना का दूसरा लहर जो है दस्तक दी है। कम से कम आंकड़े इस ओर इशारा कर रहे हैं। इन राज्यों में एक्टिव केस पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ रहे हैं और इनमें से सबसे ज्यादा राजस्थान में लगातार 21 दिन एक्टिव केसों और मरीजों की संख्या बढ़ी है। मध्य प्रदेश में 12 दिन में और गुजरात में 9 दिन से एक्टिव केस बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में अब इसकी सूची शामिल हो गया है। यहाँ भी लगातार 7 दिन से एक्टिव केस में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। शुक्रवार को महाराष्ट्र में 2011 और राजस्थान में 881 और गुजरात में 203 और मध्य प्रदेश में
78 एक्टिव केस बढ़े हैं। दोस्तों, इस प्रकार का वीडियो अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।